हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ मनी। जैसे कि लास्ट क्लास में उन्होंने पढ़ा था बार्टर सिस्टम के बारे में। उसमें बताया था कि जो बार्टर सिस्टम होता है वो एक तरह से कहा जाए कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता है, जिसमें हमने बताया था कि जब पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग जब आपस में ट्रांजैक्शन करते थे, जो एक्सचेंज करते थे किसी प्रोडक्ट्स के बदले प्रोडक्ट्स को, क्योंकि पहले आप जो मनी थी या करेंसी किसी भी तरह कोई करेंसी नहीं होती थी। जो प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होती थी वो दूसरे प्रोडक्ट्स की वैल्यू में ही उसको मेज़र किया जाता था। अब जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु की ज़रूरत होती थी तो वो अपनी वस्तु को दूसरी व्यक्ति को देता था और उससे वो वस्तु ले लेता था। तो इसको हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन हमने पढ़ा, उसके बाद हमने उसकी लिमिटेशन भी पढ़ी, और लिमिटेशंस जो थी वो एक तरह से देखा जाए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। लिमिटेशन ही प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि वो उससे एक जो बार्टर सिस्टम से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि एक तो सबसे बड़ी जो हमने पढ़ा था कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब कि एक तरह से एक व्यक्ति को जब कोई वस्तु लेनी होती थी तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता था कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढे जिसको वो वस्तु चाहिए जो उसके पास है। ठीक है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू फाइंड दैट पर्सन हु आर एक्चुअली वांट द सेम थिंग द पर्सन हैज़। वो आपके पास जो वस्तु द प्रोडक्ट यू हैव, व्हेन यू एबल टू फाइंड दैट पर्सन हु कैन बाय योर प्रोडक्ट एंड ही रियली वांट्स योर प्रोडक्ट, तब जाके वो जो एक्सचेंज होता था वो एग्जिस्ट करता था। तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वॉज। अब हम क्या देखते हैं कि इस सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मनी का इवोल्यूशन हुआ, और मनी बहुत ही इसने फिर आगे आप जानते हो कि ही प्लेज मनी ने क्या करा, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द एक्सचेंज को एग्जिस्ट करने के लिए, एक्सचेंज को करने के लिए मनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन या कमर्शलाइजेशन का जो डेवलपमेंट होता चला गया, वहाँ पे क्या हुआ कि मनी का होना बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि होता क्या है कि अब ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि अगर एक व्यक्ति को जब कोई प्रोडक्ट सेल करना हो तो उसको सेम प्रोडक्ट लेना भी हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी बार्टर सिस्टम में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सबसे अच्छा जो माध्यम जो एक्सचेंज हुआ वो हमारे सामने हुआ, वो सबसे अच्छा जो इन्वेंशन हुआ इस बार्टर सिस्टम को ख़त्म करके एक नया ट्रांजेक्शन, जिसमें कि नाउ द पर्सन कैन एक्सचेंज द प्रोडक्ट विद द करेंसी विद द मनी। तो एक वहाँ से हम कह सकते हैं कि मनी का इवोल्यूशन हुआ जिसने हमारा जो मॉडर्न टाइम है, जिसमें कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, यहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उसको ट्रांजेक्शन को ईज़िली किया जा सकता है मनी के साथ। क्योंकि मनी क्या करता है, वो प्रोडक्ट्स की वैल्यू को मेज़र करती है। हम प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की वैल्यू को मनी में मेज़र कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट्स को ख़रीद और बेच सकते हैं, जिससे कि वो ट्रांजेक्शन हो जाता है। अब देखा जाए जो मनी का इवोल्यूशन हुआ वो एक तरह से धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो उसकी कई स्टेजेस थी मनी के इवोल्यूशन में। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगती गई, वैसे वैसे क्या हुआ कि मनी का इवोल्यूशन टाइम टू टाइम होता चला गया। हम देखेंगे कि जो मनी कि कैसे कैसे मनी इवॉल्व हुई, कैसे कैसे नई नई करेंसीज, मनी, पेपर करेंसी सब आती गई, और उसने क्या करा कि जो एक डिमांड थी एक ट्रांजैक्शन को बनाने की, ट्रांजैक्शन को मेंटेन रखने की, वो मनी ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, अब जैसे जैसे मनी एक्चुअली डिफरेंट स्टेजेस में इसका इवोल्यूशन हुआ है, तो हम देखते हैं कि वो डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या थी, कैसे कैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेट्स सी हाउ मनी इवॉल्व डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम। ठीक है, देखें सबसे पहले क्या है कमोडिटी मनी। जैसे कि हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की, बार्टर सिस्टम में हमने क्या बात हुई थी कि जो प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होता था वो कैसे एक्सचेंज होता था, कमोडिटी टू कमोडिटी। जिस पर्सन को, जिस कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट ख़रीदना होता था वो उसके बदले में वो प्रोडक्ट ही उसको सेल करता था। तो इस तरह से जो मनी, यहाँ पे जो हम मनी की बात कर रहे हैं, जो कमोडिटी मनी की बात कर रहे हैं, उस जो कमोडिटी होती थी, जो जो प्रोडक्ट्स होता था, वही एज ए कमोडिटी मनी के ही रूप में उसको एक्सेप्ट किया जाता था। सबसे पहले यही हुआ कि बार्टर सिस्टम में, क्योंकि होता क्या था, जिस प्रोडक्ट्स को अगर हम खरीद रहे हैं,
जब हम उस प्रोडक्ट को तभी खरीद सकते थे जब हमारे पास भी सेम वैल्यू का कोई दूसरा प्रोडक्ट हो। तो उस समय जो मनी को कंसिडर किया गया वो एज ए कमोडिटी को ही मनी माना गया, क्योंकि उसके उसी को ही एक वही मेजर एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी को मेज़र करती थी कि ये प्रोडक्ट या ये कमोडिटी क्या वैल्यू क्या होगी। उसके बदले में दूसरा जो पर्सन होता था, कंज्यूमर होता था, जब वो कोई प्रोडक्ट देने को तैयार होता था किसी प्रोडक्ट के एक्सचेंज में, तो हम उसको एज ए कमोडिटी मनी कहते थे, क्योंकि वही उस प्रोडक्ट को या उस कमोडिटी को मेज़र कर रहे हैं उस दूसरी कमोडिटी की वैल्यू में। तो हम कह सकते हैं जो कमोडिटी मनी का मतलब क्या हुआ, जो बाटर सिस्टम में हम कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करते थे, तो वहाँ पे जो कमोडिटी जो प्रोडक्ट एक्सचेंज होते थे वो खुद ही एक तरह से हम उसको कमोडिटी मनी ही कहते थे। उसके बाद क्या था, मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी का मतलब क्या हुआ, जो मेटल्स उसके बाद आगे जब हमको लगा जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुई, लोगों ने जो ट्रांजेक्शन शुरू किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जो एक सिविलाइजेशन शुरू हुआ, लोग एक दूसरे के पास जाने लगे, बाहर निकलने लगे, दूर तक जाने लगे, तो वहाँ पे जो कमोडिटी मनी थी वो एक्चुअली में वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाई। तो फिर उस समय क्या हुआ कि मेटेलिक मनी का इवोल्यूशन हुआ। मेटेलिक मनी का मतलब जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, इस तरह के जो मेटल्स होते थे जो जिसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, उसको एज ए मनी के रूप में लोगों ने उसको ऐसे एक्सचेंज में उसका एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। जो भी प्रोडक्ट्स वो ख़रीदते थे या बेचते थे, उसके बदले में वो क्या करते थे कि कोई मेटल्स, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, उसमें मेज़र करते थे। अगर किसी व्यक्ति को कोई सामान चाहिए, कोई वस्तु चाहिए या कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सीधे उस मेटल्स को उसको मेज़र होता था कि ये कितने जो गोल्ड्स के जो मेटल्स की कॉइन बनाई जाती थी वो कितने उसके बदले में देनी होंगी, तो उसको उसमें मेज़र करके ही एक्सचेंज किया जाता था। तो मेटेलिक मनी का मतलब गोल्ड एंड सिल्वर। और इसका जो इवोल्यूशन हुआ, इसको जो लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसके पीछे क्या क्या रीज़न थे। जो मेटेलिक मनी थी वो वाइडली एक्सेप्टेड थी। वाइडली एक्सेप्टेड मतलब वो आसानी से लोग उसको एक्सेप्ट करते थे, या कंट्री के किसी भी कोने में कहीं पे भी जाके आसानी से हम कोई प्रोडक्ट ले सकते थे, और वो कोई भी उसको आसानी से ले सकता था और एक्सेप्ट करता था, क्योंकि उसको लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि जानते थे सभी कि ये मेटल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, इसकी वैल्यू ऑलवेज जो होगी मेंटेन रहती है, तो इसलिए लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते थे। जी मेटेलिक जो मनी थी वो कहते थे ड्यूरेबल थी और ईजिली टू हैंडल थी, मतलब आसानी से हम इसको कहीं भी ले जा सकते थे और काफ़ी समय तक इसको रखा जा सकता था। इसकी जो क्वालिटी है वो हम मेंटेन रहती थी। दिस कुड बी डिवाइड इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ मनी। इसको छोटे छोटे हम पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते थे। अगर हमें अगर कोई ट्रांजेक्शन स्मॉल पार्ट्स में करना है, कम उसकी जो करेंसी, उसकी जो वैल्यू मेज़र करनी है, तो हम उसको छोटे पार्ट्स में भी, छोटी कॉइन है, बड़ी कॉइन है, इस रूप में हम उसको इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, जो कि बार्टर सिस्टम में नहीं हो सकता था। लेकिन 1930 के बाद एक्चुअली देखा जाए तो जो मेटेलिक मनी थी वो उसका जो यूज़ था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और एक तरह से देखा जाए कि कम क्यों होने लगा, एक्चुअली प्रॉब्लम ये आई कि जो गोल्ड और सिल्वर की जो सप्लाई थी वो कम हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने पास का जो था वो 100% एक रिज़र्व रखना होता था। जितनी भी वो जो जो भी करेंसी वो बाहर निकालती थी, तो उसके लिए जो रिज़र्व बैंक होता था उसको अपने पास 100% जो मेटल्स फॉर्म में, गोल्ड या सिल्वर फॉर्म में एक रिज़र्व रखना होता था। इस वजह से उसकी सप्लाई कम होने लगी, तो फिर उसका यूज़ भी कम होने लगा। फिर जो लास्ट ट्रांजेक्शन्स में करने में भी बहुत दिक्कत आती थी। अगर कोई बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन करना है तो उसमें फिर जो मेटल्स की जो कॉइन्स होती थी उनको देने में बहुत दिक्कत आती थी, इसलिए फिर इसको 1930 के बाद धीरे धीरे इस ट्रांजेक्शन्स में इसका यूज़ था, फिर धीरे धीरे कम होने लगा। लैक ऑफ सेफ्टी इन ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत दिक्कत। अगर हम कहीं जाना है और मेटल्स ले जाना होता था तो ये बहुत डर रहता था कि रास्ते में कभी किसी तरह के उसको लूट ले, चोरी हो जाए, तो एक सेफ्टी की बहुत दिक्कत आती थी, इसलिए भी धीरे धीरे इसका यूज़ कम होने लगा। जो नेक्स्ट है पेपर मनी। एक्चुअली में मेटेलिक कॉइन एक तरह से ट्रांजेक्शन में बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट होता था, और बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जो लार्ज ट्रांजेक्शन्स होते थे वहाँ पे जो मेटेलिक करेंसी होती थी, मेटेलिक मनी होती थी, उसका यूज़ आसानी से नहीं हो पाता था। तो इसलिए वहाँ पे फिर क्या हुआ कि पेपर करेंसी का एवोल्यूशन हुआ। पेपर करेंसी एक्चुअली भी आरबीआई है वो उसको प्रिंट करती थी, और उसके बदले में उसके पास
उसी एक रिज़र्व होता था। तो उसकी जो पेपर करेंसी से बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा ये हुआ कि फिर बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आसानी से होने लगे, और एक तरह से पूरी तरीके से जो मेटेलिक मनी को ट्रांसपोर्टेशन, उसको कहीं ले जाना होता था या बड़े ह्यूज जो ट्रांजेक्शन्स करने होते थे, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती थी वो आसानी से पेपर मनी के द्वारा उसको ओवरकम कर लिया गया। उसके बाद था बैंक और क्रेडिट मनी। बैंक और क्रेडिट मनी से मतलब क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग देखते हैं आज जो हमारा टाइम है उसमें जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं मोस्टली क्या होते हैं कि अब वो आप कह सकते हो कि अब पेपरलेस जो ट्रांजेक्शन होने लगे हैं, जिसमें चेक्स के द्वारा ओवरड्राफ्ट हो गया, या अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होने लगे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेमेंट, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो इस तरह से और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से जो मनी का इवोल्यूशन हुआ। हमने देखा कमोडिटी मनी जो बार्टर सिस्टम की बात की थी उसमें, फिर मेटेलिक मनी जिसमें गोल्ड सिल्वर आ गया, फिर उसके बाद पेपर मनी आ गया जिसमें कि जो पेपर मनी जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं 500 2000 रुपीज़, इस तरह के बहुत सारे पेपर मनी आ गई। फिर उसके बाद बैंक और क्रेडिट जिसमें चेक है, ओवरड्राफ्ट है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सारे आ गए। और इस तरह से धीरे धीरे हमने देखा कि जो मनी का इवोल्यूशन हुआ, और मनी ने एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया जो ट्रांजेक्शन को बनाए रखने के लिए। अब आसानी से हम कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन हो, कितना भी बड़ा कोई भी बिज़नेस हो, वहाँ आसानी से मनी में हम कोई भी प्रोडक्ट्स की वैल्यू को आसानी से मेजर कर सकते हैं।